हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से उच्च माध्यमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2023 के सिलेबस के ऊपर और इस परीक्षा से संबंधित उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर जिससे कि आप आसानी से इस परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें। तो इस परीक्षा के सिलेबस को लेकर तमाम विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया था अलग अलग वीडियोज के नीचे कम्युनिटी सेक्शंस में। और एक हमारे विद्यार्थी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर आप इसके सिलेबस पर बातचीत नहीं करेंगे तो आप जहाँ रहते हैं वहीं कुछ दिन के लिए मैं रहने के लिए आ जाऊंगी या फिर आ जाऊंगा। तो मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि जैसे ही आप सभी के भविष्य से रिलेटेड आपके करियर से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण परीक्षा होती है तो मेरा भी मन करता है कि उस पर बातचीत करूं और समय के अनुसार मैं करने की कोशिश भी करता हूं। तो वो दिन आ गया है। आप देख रहे हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 जो होने वाली है उसका जो प्रोस्पेक्टस यहाँ पर तैयार किया गया है लगभग 104 पेज का है। तो हमें 104 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें से जो महत्वपूर्ण चीज है उस पर मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुल सीट कितनी है। सीट इसमें दिखाया गया कि 509 सीटें हैं। तो कैटेगरी वाइज नहीं बताया गया है। टोटल सीट्स इसमें इस परीक्षा में 509 है। तो ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है ना बहुत ज़्यादा ही है। तो इसलिए जो विद्यार्थी लगातार लगे रहेंगे वो निश्चित तौर पर इस परीक्षा में सफल होंगे। एक चीज़ और हम बात करें, थोड़ा सा पहले चलकर बात करते हैं। यहाँ पर परीक्षा योजना के बारे में बताया गया है कि परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। लिखा गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। चयन परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, जिसमें से एक विकल्प सही होगा उसे आपको चुनना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा एवं इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि आपकी परीक्षा 2 घंटे की होगी, एमसीक्यू पर आधारित होगी। कुल टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर्स के क्वेश्चन होंगे। तो एकदम से क्लियर होना है। और कई बार विद्यार्थियों के दिमाग में आता है कि क्या इसमें माइनस मार्किंग है यानी निगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नीचे बताया गया कि प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि जो विद्यार्थी एमए की परीक्षा पास कर चुके होंगे वही इस परीक्षा के फॉर्म को भर सकते हैं, इस आवेदन के फॉर्म को भर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो स्नातकोत्तर उपाधि जिस विषय में आपने हासिल की हो उसी विषय में आपको फॉर्म भरना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ कि हिंदी विषय से जिन भी विद्यार्थियों ने एमए पास कर लिया है वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, कुल 100 अंकों के होंगे। तो ये एकदम से क्लियर है और 2 घंटे का ये प्रश्न पत्र होगा जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। नीचे आप देख रहे हैं कि 16 विषयों की बात की गई है। एक और पॉइंट दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत थी। लिखा गया कि विषय वस्तु का स्तर कैसा होगा, माने जो आपके प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न किस तरीके के होंगे उस पर हमें ध्यान रखना है। विषय वस्तु का स्तर स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष होगा, यानी कि जो आपने एमए के दौरान पढ़ाई की है उसी के समकक्ष सवाल पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप अपने अपने विश्वविद्यालयों में जो भी एमए के सिलेबस में पढ़ाई की थी एक बार आपको उसको रिकॉल करना है, याद करना है कि आपने क्या क्या पढ़ा था। आगे बताया जा रहा है कि इस प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 11वीं एवं 12वीं के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संबद्धता लिंकेज स्नातकोत्तर स्तर का होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 11वीं और 12वीं में
हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है उसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, विषय वस्तु के आधार पर तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अपना एमए के सिलेबस को तो देखना ही है। और इसके अतिरिक्त आप जो भी पढ़ाई किए हैं, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी पेपर आएगा वो बहुत नॉर्मल नहीं आएगा। जिस हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है इसका स्तर कठिन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें 11वीं 12वीं को भी जोड़ा गया है, क्योंकि आपका जब चयन होगा तो इन्हीं बच्चों को आपको वहाँ पर एज ए टीचर के रूप में पढ़ाना पड़ेगा। तो 11वीं 12वीं की किताब को भी आपको देखना है। नीचे जो भी उप सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, ये सब दिया हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि आपका जो पेपर होगा स्नातकोत्तर लेवल का होगा, साथ में आपको 11वीं 12वीं की किताब भी पढ़ना पड़ेगा। आप सभी के लिए जब ये मैं वीडियो तैयार कर रहा था तो मैंने 11वीं 12वीं की किताब को देखा भी, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब एनसीईआरटी बेस पर ही है। और अच्छी बात यह है कि जो विद्यार्थी अभी केबीएस की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस कहीं न कहीं केबीएस, टीजीटी और पीजीटी से यहाँ पर भी मिल रहा है। थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन लगभग 80% के आसपास में सिलेबस मिल रहा है। तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और ये जो पेपर आप हो रहा है, दिया हुआ है कि 2 अगस्त 2023 के आसपास से पेपर शुरू हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितना समय बचा हुआ है, उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दीजिए। चलते हैं, बात करते हैं कि जो हिंदी विषय का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें हमें क्या पढ़ना है। आप जब देखेंगे तो कुल 20 इकाइयां दी गई हैं। ठीक है, जिसको कि हम यूनिट भी कह सकते हैं। 20 यूनिट में आपका ये पूरा सिलेबस बटा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि केबीएस से ही मिलता जुलता है, क्योंकि केबीएस का भी सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा था, फिर भी हमने उसको कवर कर लिया था। तो यहाँ पर भी सिलेबस को हम कवर कर लेंगे। और जैसे ही मैं आगे डिस्कस करूंगा तो आपको लगेगा कि आपकी तैयारी बहुत कुछ पहले से भी हुई है, बस आपको रिवीजन करना है। आप देख रहे हैं कि इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3, ये तीनों इकाइयां भाषा विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान से संबंधित पूरी इकाइयां दी गई हैं। इकाई 1 के अंतर्गत आपको हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, उसके अंतर्गत पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़ना है। तो यदि आप एमए पास कर चुके हैं तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे होंगे। आप कहीं न कहीं नेट और जेआरएफ की तैयारी भी कर रहे होंगे, और कई विद्यार्थी इसको क्वालिफाई भी कर चुके होंगे। तो उस दौरान आप इस इकाई को 100% पढ़ चुके होंगे, बस रिवीजन की मांग है। ध्यान से सुनिए, आपको लगेगा कि आप उच्च माध्यमिक शिक्षा चयन को बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाएंगे, इसमें सफलता हासिल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इकाई 2 के ऊपर। इकाई 2 में हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं हमें पढ़नी है। इसके बाद है हिंदी के विविध रूप, जिसके अंतर्गत हिंदी, उर्दू, दक्कनी और हिंदुस्तानी के बारे में पढ़ना है। जब आप इकाई 1 और इकाई 2 देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में तुरंत यूजीसी नेट का वही पाठ्यक्रम धीरे धीरे सामने आने लगा होगा कि हमने तो इन सभी बिंदुओं को कहीं न कहीं पढ़ा हुआ है। तो ये आपका लगभग तैयार है, बस रिवीजन की मांग करता है, क्योंकि हर परीक्षा होती है, तो उसी हिसाब से हमें मानसिक रूप से तैयार भी होना पड़ता है। अब बात करते हैं इकाई 3 के ऊपर। इकाई 3 में आप देख रहे हैं लिखा है हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी भाषा के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। तो जब हम इकाई 1, 2 और 3 तीनों को मिला लेते हैं तो पूरा यूजीसी नेट का
सिलेबस आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन इकाइयों की तैयारी करने के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो वैसे आप जब नेट की तैयारी कर रहे थे तो कोई ना कोई बुक आप खरीदे होंगे, खासतौर से दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आपके पास होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त कई बार हमने भाषा विज्ञान की किताबों की चर्चा की है कि फला फला किताब आप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जो भी कॉम्पिटेटिव किताब आप रखे होंगे उसी से आप अपना काम चला सकते हैं। बाकी आपके समझ को विकसित करने के लिए इस चैनल पर आपको पढ़ाते हुए कई वीडियो लेक्चर भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा से रिलेटेड पड़े हुए हैं, तो उनको जरूर समय निकाल कर देखिए, उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। बाकी आपकी आवश्यकता के अनुसार हम बातचीत करेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि खंड और खंडेतर ध्वनियों पर अभी मैंने भी नहीं बातचीत किया है, तो इस पर जरूर बात करेंगे कि ये क्या है। बाकी इकाई 1, 2 और 3 आप लोगों का तैयार है, बस रिवीजन करना है। अब बात करते हैं हम इकाई 4 के ऊपर। इकाई 4 जब आप देख रहे हैं तो हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, विभिन्न इतिहास ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। ये भी आप यूजीसी नेट की तैयारी में कहीं ना कहीं इसको पढ़े होंगे। ठीक है ना, ये भी आपके लिए नया नहीं है, बस रिवीजन करना है। इकाई 5 पद्य साहित्य, थोड़ा सा पाठ्यक्रम को अलग ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वैसे तो पूरा लिख दिया जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास और फिर कालखंड वाइज बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पद्य साहित्य अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। इकाई 5 में पद्य साहित्य आदिकाल भक्ति काल को रखा गया है और इसके अंतर्गत सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आपको पढ़नी है। इसके बाद प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़नी है, फिर रचनाकार एवं उनकी जो रचनाएं हैं उनको, विशेष रूप से इन 3 बिंदुओं को आपको पढ़ना है कि आदिकाल की सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या रही, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही और उस काल से जुड़े हुए प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं कौन सी। तो लगातार आप आदिकाल को पढ़ते होंगे, ठीक वैसे ही भक्ति काल भी है। इकाई 6 में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है पद्य साहित्य रीतिकाल आधुनिक काल। सेम टू सेम इसमें भी सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। तो ये दोनों जो कालखंड है, इकाई 5 और इकाई 6, ये बल्कि इकाई 4, 5, 6 ये पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है और इसमें पद्य खंड को प्रमुखता से दिया गया है। अब बात करते हैं इकाई 7 के ऊपर, जिसमें लिखा है गद्य की प्रमुख विधाओं, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना का विकास कैसे हुआ, प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, इसको पढ़ना है। इकाई 8 में गद्य की गौण विधाएं, आप देख रहे हैं कि इकाई 7 में आपको प्रमुख विधाओं के बारे में पढ़ना है, जबकि 8 में गौण विधाओं के बारे में पढ़ना है। तो यहां से एक आपको दृष्टि मिल रही होगी कि आखिरकार गद्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं। देख रहे हैं आप, प्रमुख विधाएं कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी और आलोचना। लगभग 5 ऐसी विधाएं हैं जिनको कि हम प्रमुख विधाओं में रख सकते हैं। गौण विधाओं में कौन कौन सी हैं? आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार। लगभग 8 गौण विधाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इनके विकास को पढ़ना है आपको, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं कि इकाई 7 और 8 पूरा गद्य पर आधारित है। एक में प्रमुख गद्य की चर्चा है और दूसरे में गौण गद्य की। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट तौर पर पढ़ना है। भले यहाँ पर इकाई वाइज दिया हुआ है, लेकिन आपको हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र की पुस्तक को लेकर या फिर जो भी वन लाइनर किताबें आपने रखी होंगी, गाइड की मैं बार बार चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट में अलग अलग गाइड हैं। जो आप खरीद लिए होंगे उसको आप ये मानकर चलिए कि आपके परिवार की हिस्सा है, उसको आप पढ़ते रहिए। बाकी मूल किताबों का कोई जवाब नहीं है, मूल किताबों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जिसकी की चर्चा मैं लगातार करते रहता हूँ। गाइड है, उसकी भी सीमा है, उसको लिखने वाले की भी सीमा है। ठीक है ना। तो गाइड पर आप रह सकते हैं, आपको सिलेबस के अनुसार मिल सकती है गाइड, लेकिन मूल किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। खैर, आगे बात करते हैं इकाई 9 और आगे की जो भी इकाइयां। इकाई 9 में आप देख रहे हैं कि पूरा आपका
अलंकार से संबंधित जो भी पोर्शन होता है दे दिया गया है। इसमें कहीं ना कहीं काव्य शास्त्र को भी जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। इनडायरेक्टली आपको काव्य शास्त्र भी पढ़ने हैं, जो इसके 6 संप्रदाय हैं उनको भी पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है रस, छंद। छंद में दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, रोला, उल्लाला, सवैया, गीतिका, हरि गीतिका इत्यादि पढ़ना है। तो ये सब कहाँ मिलेंगे? ये सब आपको मैं 2 किताबों का जिक्र करूंगा। एक तो किताब है वासुदेव नंदन प्रसाद की, ठीक है। अगर ये किताब आप पहले से रखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस टिक लगाना है कि ये हमारे काम की है। और एक और बहुत ही बेहतरीन किताब है जिसका नाम है अलंकार पारिजात, ठीक है। इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है, यहाँ पर भी कर दे रहा हूँ। अलंकार पारिजात जो कि राजस्थान से ये किताब निकली हुई है, इसके लेखक हैं नरोत्तम दास, ठीक है ना। तो इसको भी आप खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें आपको अलंकार भी मिल जाएगा, रस, छंद सब मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इकाई 9 में छंदों के बारे में पढ़ना है, रस के बारे में, फिर अलंकार के बारे में पढ़ना है। अलंकार में भी अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, दृष्टांत, विश्व शक्ति, उदाहरण, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, व्यतिरेक, विरोधाभास इत्यादि को पढ़ना है। और संयोग की बात यह है कि इस चैनल पर भी हमने हिंदी व्याकरण नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, हिंदी व्याकरण। उसमें पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप समय निकालकर उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ही निर्णय लेना है कि आप कब उस लेक्चर को देख रहे हैं, कैसे नोट्स बना रहे हैं। क्योंकि मेरा जो काम है यहाँ से मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ आप ही को करना है। आप अपने लिए करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी, वरना आप दर दर भटकेंगे उस मृग के समान, जिसको लगता है कि कस्तूरी कहीं दूसरे जगह है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके नाभि में ही है। तो आप ध्यान में रखिए कि अगर आप यहाँ जुड़े हुए हैं तो कुछ न कुछ आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, निराशा हाथ नहीं लगेगी, इतना ध्यान में जरूर रखिए। अलंकार के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें शब्द शक्तियां पढ़ना है, काव्य गुण, काव्य दोष, बिंब विधान। अगर आप जाएंगे इस चैनल पर, थोड़ा सा इसका मूल्यांकन करेंगे तो ये सभी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो इकाई 9 पर काफी हमने मेहनत करके काम किया हुआ है, जरूर अपने लिए पढ़िए, थंबनेल पर मत जाइए, ठीक है। थंबनेल एक मजबूरी होती है कि बनाना पड़ता है, वरना थंबनेल से ये होता है कि कुछ लोग उससे जुड़ते हैं। लेकिन अब हमारे विद्यार्थी पूरी तरीके से परिचित हो गए हैं कि हमारे जो सर हैं जो भी कुछ बनाते हैं वो सभी को ध्यान में रखकर बनाते हैं, उन टर्निंग पॉइंट्स को। देखिए, मैं यहाँ पर कोई कमाने के लिए नहीं आया हूँ, कमा रहा हूँ कोई चीज तो आप लोगों को कमा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के बीच में मेरी जो इमेज जा रही है, मेरे काम की जो प्रशंसा आप लोग करते हैं, वही मेरे लिए कमाना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कोई खास बैच भी नहीं लाता हूँ, बस हर एंगल को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप चीजों को समझ गए होंगे, बाकी समझाता रहूंगा, हमारा तो काम ही है। अब चलते हैं इकाई 10 पर हम बात करते हैं। इकाई 10 आप देख रहे हैं, इस शब्द भंडार स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, क्षेत्रीय। फिर इसके बाद है अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समुच्चरित, भिन्नार्थ, अनेक शब्दांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द। प्रयोग के आधार पर सामान्य तकनीक, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग ऋण, व्याकरणिक आधार पर विकारी व अविकारी, उपसर्ग, प्रत्यय, आंचलिक शब्द, शब्द युग्म। तो इसको आप कहां से पढ़ेंगे? इसको भी आप वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इकाई 9 और 10 के लिए वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। चलते हैं, बात करते हैं यूनिट 11 के ऊपर। यूनिट 11 आप देख रहे हैं कि वाक्य संरचना, वाक्य के भेद, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण एवं रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, संधि, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप के बारे में पढ़ना है। तो इस पर भी आपको हिंदी व्याकरण वाली प्लेलिस्ट में इस चैनल से
बहुत कुछ आपको मिलेगा, तो आप समय निकालकर जरूर देखिए। बाकी इसके लिए भी आपको वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब काम में आएगी, सारे टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब बात आती है जिसको लेकर हमारे विद्यार्थी ने कमेंट्स किया था कि कुछ नहीं बता पाएंगे तो कम से कम इकाई 12 और 13 पर ही डिस्कस कर दीजिए, ये हमारे लिए नया है। तो सही बात है, ये आप सभी के लिए नया हो सकता है, लेकिन जब मैं बात करूंगा तो आपको लगेगा कि इसको भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए इकाई 12 और 13 को लेकर बहुत तनाव में आपको नहीं रहना है, पहले आपको तनाव मुक्त होना है। एक दो किताबों का मैं नाम बताऊंगा और बाकी इस चैनल पर बहुत कुछ उपलब्ध है, खासतौर से इकाई 13 से तो आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। बस थंबनेल बदल के वहां पर केबीएस लिखा हुआ है, अब आपको एमपी मानकर कुछ न कुछ तो अपने मन में रखना पड़ेगा। केबीएस लिखा हुआ तो आपको भटकना नहीं है, वो भी एमपी के लिए। चलिए बात करते हैं कि इकाई 12 में क्या है। अनुवाद का स्वरूप, क्षेत्र, प्रक्रिया एवं प्रविधि, हिंदी की प्रयोजनीयता में अनुवाद की भूमिका, कार्यालयी हिंदी और अनुवाद, जन संचार माध्यमों का अनुवाद, विज्ञापन में अनुवाद, वैचारिक साहित्य का अनुवाद, कार्यालयी अनुवाद, पदनाम, विभाग आदि, कार्यालयीन एवं प्रशासनिक शब्दावली। तो इसके लिए मैं एक बुक आपको बताऊंगा जो कि दंगल झाल्टे ने इसको लिखा है। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित एक किताब है, दंगल झाल्टे, इसको जरूर नोट कर लीजिए, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। एक ही किताब आपको अलग से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अनुवाद को लेकर। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है, तो अनुराज हिंदी एकेडमी ही है, कुछ खास अंतर नहीं है। तो वहां पर अगर आप टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा और उसमें दो आपको ग्रुप दिखेंगे। एक ग्रुप है जिसमें लगभग 5,500 के आसपास में लोग हैं, तो इसमें मैं ही केवल चीजों को सेंड कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। एक हमारा ग्रुप इसी से जुड़ा हुआ है जो कि आप लोगों के डिस्कस के लिए, चैट के लिए मैंने उसको ओपन रखा हुआ है, तो आप किसी में भी जुड़ेंगे आपको जानकारी वहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें मैं आपको अनुवाद की इग्नू की, आप चाहें तो अपने से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इग्नू की वेबसाइट से अनुवाद से रिलेटेड आपको कुछ मैटर मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अनुवाद को लेकर आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। हमको लग रहा है कि दंगल झाल्टे प्रयोजन मूलक हिंदी आपके लिए पर्याप्त रहेगी, कोई ज्यादा खास किताब और नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब बात करते हैं इकाई 13 के ऊपर। इकाई 13 जिसमें जनसंचार प्रौद्योगिकी एवं चुनौतियां, विभिन्न जनसंचार माध्यमों का स्वरूप, मुद्रण, श्रव्य, दृश्य, दृश्य माध्यम, रेडियो, इंटरनेट, मौखिक भाषा की प्रकृति, समाचार लेखन एवं वाचन, रेडियो नाटक, उद्घोषणा लेखन, विज्ञापन लेखन, फीचर, रिपोर्टाज, दृश्य, दृश्य के माध्यम, फिल्म, टेलीविजन, वीडियो, दृश्य माध्यमों में भाषा की प्रकृति, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का सामंजस्य, पार्श्व पटकथा लेखन, टेली ड्रामा वाचन, वॉइस ओवर, डाक्यू ड्रामा, संवाद लेखन, साहित्य की विधाओं का दृश्य माध्यमों में रूपांतरण, विज्ञापन की भाषा। तो इसको लेकर एक किताब आप लोगों के पास होनी चाहिए या फिर इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस पर हमने वीडियो भी बहुत बनाया हुआ है। उस किताब का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, उसी किताब को आपको पढ़ना है, अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि एनसीईआरटी 11वीं व 12वीं में लगी हुई है। ठीक है ना, तो जब आप केबीएस की तैयारी कर रहे थे तो ये किताब आप जरूर पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो मैंने बड़ा मेहनत से, बहुत मेहनत से इस पूरे किताब पर वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। आप केबीएस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर अभिव्यक्ति और माध्यम की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उसमें आपको कम से कम 15 से 20 आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको आराम से देख सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा ध्यान आपको ये भी रखना है कि ये जो इकाई 13 है इसको कई बार आपको पढ़ना है। आप देखेंगे कि इसको आप पढ़ेंगे तो इसी सिलेबस में से ही कई चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि दृश्य या श्रव्य के माध्यम क्या है, फिल्म, टेलीविजन, वीडियो, दृश्य माध्यमों में भाषा की प्रकृति, तो यहाँ से श्रव्य, दृश्य, दृश्य श्रव्य माध्यम क्या है, पूरा आपको कंफर्म करके रखना पड़ेगा, क्लियर करके रखना पड़ेगा। और बाकी
उन वीडियोज को आप देख लेंगे जो मैंने केवीएस के दौरान बनाया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये तैयार हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इकाई 13 तक हम लोग आ गए और कोई चीज आपके लिए नई नहीं दिख रही है, सब पुरानी ही है, बस रिवीजन करना है। क्योंकि अगर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो वही 11 खिलाड़ी हर मैच में खेलते हैं, अलग अलग पिचों पे खेलते हैं, अलग अलग जगहों पे खेलते हैं, लेकिन हर मैच के लिए नई रणनीति बनानी पड़ती है। हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी केवीएस का एग्जाम दिए होंगे, अब उनको एमपी का एग्जाम देना है, तो थोड़ा सा ये मान के चलना पड़ेगा कि ये एक अलग मैच है, इस मैच के लिए हमें रणनीति बनाना पड़ेगा। जो हमने केवीएस में गलती की थी उसको एमपी में गलती नहीं करना है। इकाई 14 से आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट की शुरुआत हो रही है, टेक्स्ट बुक की शुरुआत हो रही है। और जो हमने सिलेबस में 11वीं व 12वीं की पुस्तकों की चर्चा की थी, अब उनका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर धीरे धीरे आ रहा है। जिसमें आपको इसमें देखिए किताब पढ़ना है आरोह भाग 1, ठीक है, वितान भाग 1, ठीक है, इसमें फिर अभिव्यक्ति और वह माध्यम वाला भी चैप्टर पढ़ना है, ठीक। इसके बाद आपको अंतरा भाग 1 पढ़ना है। ये सब मैं आपके लिए जब ये लेक्चर तैयार कर रहा था तो पढ़ा, इसके बाद ही हम सोचे कि बनाएंगे, इसलिए घबरा कर बनाना और व्यूज पाना मेरा उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि चीजें क्लियर हो जाए। तो 11वीं में इन 3-4 किताबों को आपको पढ़ना है, बल्कि 4-5 किताबें हो गई 11वीं में। अब 12वीं में आपको पढ़ना है आरोह भाग 2 पढ़ना है, वितान भाग 2 पढ़ना है, और अभिव्यक्ति और माध्यम का अगला पार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो कुल मिलाजुलाकर आप देख रहे हैं कि कम से कम 8 किताबों को पढ़ना है, जो कि एमपी बोर्ड के 11वीं और 12वीं की क्लास में लगे हुए हैं। तो इनको आपको बहुत मेहनत करके पढ़ने की जरूरत नहीं, इन पर मैंने तो बहुत वीडियो बनाया हुआ है। आप बस केबीएस को अपने मन से हटाकर वहां पर एमपी बस एडिट करके अपने दिमाग में रख लीजिए और वो आपके काम में आ जाएगा। बाकी हम इकाइयों पर बात करेंगे तो आपको लगेगा कि और भी बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी ही हैं। जैसे यहाँ पर इकाई 14 में लिखा है तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड, तो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा था, आपने पढ़ा होगा। कबीर बीजक, संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 190, जिस पर कि अभी मैं हाल फिलहाल में बातचीत कर रहा था। और जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है लगभग ये क्या है, कंप्लीट मैंने कर दिया है। तो ये हो गया। जयशंकर प्रसाद कामायनी आपको पढ़ना है, श्रद्धा ईड़ा, तो ये झारखंड पीजीटी को पढ़ाते हुए मैंने पढ़ा दिया है। तो इकाई 14 तो आपका ऐसे ही क्लियर है। इकाई 15 में आपको गोदान पढ़ना है, मैला आंचल पढ़ना है। इन दोनों उपन्यासों पर हमने बातचीत कर लिया। जो विद्यार्थी रेगुलर जुड़े होंगे वो तुरंत मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब राग दरबारी बचा हुआ है, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। हालांकि यूजीसी नेट के दौरान इस पर भी हमने चर्चा की है, फिलहाल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम बातचीत करेंगे। अब आता है इकाई 16। इकाई 16 में बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण, तो इसको भी आप केबीएस के दौरान भी पढ़े थे और यूजीसी नेट में भी पढ़ा होगा। जो लॉर्ड कर्जन को केंद्र में रखकर लिखा गया, शिव शंभू के चिट्ठे, उसी से जुड़ा हुआ। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, इस कहानी को भी आपने पढ़ा होगा। हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव, इस पर भी हमने बात किया है। महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन, इस पर भी बात किया। मनु भंडारी एक कहानी, अभी इस पर भी बात हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष के फूल, लगभग 16 इकाई 16 को हमने केबीएस के दौरान ही पढ़ लिया है। वन लाइनर नोट्स के माध्यम से भी पढ़ा है और इसके अतिरिक्त एमसीक्यू भी इस पर हमने बनाया था। तो अब आपको एक अलग गियर में जाके अलग स्पीड से इन सभी चीजों को पढ़ना है। इकाई 17 की बात करें तो इसमें अज्ञे मैं क्यों लिखता हूं, ये भी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। गलता लोहा, इस पे केबीएस के दौरान मैंने बातचीत किया। कृष्णचंद्र यूजीसी और केबीएस दोनों में शामिल है। दीपदान को पढ़ना है। राहुल साकृत्यायन, ये भी केबीएस के दौरान हमने पढ़ा था। धर्मवीर भारती अंधा योग, यूजीसी में इसको पढ़ना ही है। तो आप देख रहे हैं कि हर इकाई में एक दो नई रचनाएं लगी हुई हैं, बाकी सब पुरानी है, बस रिवीजन की मांग करती है। इकाई 18 को हम देखें तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम की शक्ति पूजा आप लोगों ने एमए इत्यादि में जरूर पढ़ा होगा। माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला, इसको भी आपने पढ़ा होगा। सुमित्रा नंदन पंत ग्राम श्री पढ़ना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ है। कुंवर नारायण कविता के बहाने, ये सब केबीएस के दौरान हमने पढ़ा है। राजेश जोशी
बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये सब केबीएस के दौरान हमने पढ़ लिया है। तो आप केबीएस वाले सेक्शन में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर अपने हिसाब से पाठ्यक्रम का प्रिंट आउट करके मिलाकर जरूर पढ़िए। बाकी समय समय पर हम बातचीत करते रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। इकाई 19 में देखा जाए तो भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद, केबीएस में इसको पढ़ना है। त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, इसको भी केबीएस में पढ़ना था। दुष्यंत कुमार साये में धूप, इसको भी केबीएस में पढ़ना था। सैयद हैदर रजा आत्मा का ताप, ये एक तरीके से नया है। गिरिजा कुमार माथुर छाया मत छूना, इसको भी केबीएस में हमें पढ़ना था। अयोध्या सिंह उपाध्याय एक बूंद, ये मेरे ख्याल से नया है, तो इसको हमें पढ़ना है। इकाई 20 में हम देखें तो हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय केबीएस में पढ़ चुके हैं। धूमिल 20 साल बाद, इसको पढ़ना है। मुक्तिबोध भूल गलती, इसको आप बीए या फिर एमए के सिलेबस में जरूर कभी ना कभी पढ़े होंगे, रिवीजन करना है। रघुवीर सहाय कैमरे में बंद अपाइज, इसको हमने केबीएस के दौरान पढ़ा था। शमशेर बहादुर सिंह उषा, इसको भी केबीएस के दौरान पढ़ा था। नागार्जुन बादल को घिरते देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कविता, इसको भी हमने किसी न किसी पाठ्यक्रम में जरूर पढ़ा होगा, केबीएस के दौरान भी पढ़ा था। तो ये पूरे 20 यूनिट आपके एमपी उच्च माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन 2023 के पाठ्यक्रम में सारी चीजें लगी हुई हैं। पाठ्यक्रम लंबा है और वक्त आपके पास 2 से 3 महीना बचा हुआ है, तो आप चाहें तो आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। आपके मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप हैं तो आप देखेंगे कि लगभग 80% के आसपास में आपको मैटर मिल जाएगा। अब आपको करना एक काम ये है कि अनुराज हिंदी एकेडमी नाम से एक आप अपना बना लीजिए नोट्स, और उस नोट्स को जैसे जैसे आपके सिलेबस के अनुसार चीजें मिलती जा रही हैं उसको नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए, और जो भी उसमें सावधानियां बताई जा रही हैं, जो भी सलाह दिया जा रहा है, उन सलाहों को ध्यान में रखते हुए जरूर अपना काम कीजिए। वरना बस आप यही कहते रह जाएंगे कि फला चीज मुझे नहीं याद आ रहा है, ढेका चीज मुझे नहीं याद आ रहा है, और पद्य तो मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ लेकिन गद्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो सबसे पहले है कि किताबों को खोलिए, किताबों को खोलकर टाइम टेबल बनाकर उस हिसाब से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। एक कमेंट मैं बार बार देखता हूँ कि सर मैं विवाहित हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मैं कैसे टाइम निकालूं। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा और कोई एक मजबूत कदम उठाना पड़ेगा, तभी होगा। वरना रोने गाने से बहुत कुछ संभव नहीं है। या तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से आप लोग जुड़े हुए हैं। मेरे पास एक ही मंत्र है, मेहनत और लगन। तो यही चीज आपको भी ध्यान में रखना है, और ये दोनों चीजें अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आप चाहें तो बिना कोचिंग के भी इन परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं। हालांकि अगर आप कोचिंग इत्यादि कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, आप कम से कम सिलेबस से तो परिचित हो जाएंगे। जितना सिलेबस को मैंने आराम से आपके सामने डिस्क्राइब किया है, आप कम से कम अगर कोचिंग करेंगे तो इस चैनल से आप तुलना करेंगे कि अच्छी पढ़ाई कहाँ पर हो रही है, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें स्वतंत्रता है और आत्मीयता है। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आप 1 महीने का फीस नहीं जमा किए तो आपको उसी क्लास में पहले जहां सम्मान से बैठाया जाता था, बाद में आपको बाहर ही रोक दिया जाता है। क्योंकि आपने अगर कोचिंग में एडमिशन लिया होगा तो वहां पर पहले आप स्टाफ से मिले होंगे, और थोड़ा बहुत फीस इत्यादि कम कराने के लिए जो वहाँ का बेस्ट टीचर है वो थोड़ा 100-200 रुपया कम कर दिया होगा। लेकिन बाद में तो पूरा कमांड स्टाफ के अंदर आ जाता है, और स्टाफ कई बार मैंने देखा है कि बहुत बदतमीजी भी करते हैं और ठीक से बात नहीं करते हैं। उनको लगता है कि उन्हीं के हाथ में नौकरी है। खैर, क्योंकि जब आप एडमिशन ले लिए हैं, फंस चुके हैं, तो इन सारी बातों को तो सुनेंगे ही। तो कहने का मतलब है कि जो बेस्ट टीचर के वजह से आप उस कोचिंग में गए, वो आपसे कम बहुत मिलेगा, क्लास में मिलेगा। बाकी सारा मुकाबला आपको स्टाफ वालों से करना है। ठीक है, फीस जमा किए हैं तो आपको उस कमरे में बैठने के लिए मौका मिलेगा, नहीं जमा किए हैं तो फिर आप बाहर रहेंगे। आपको बार बार नोटिस दी जाएगी कि 1 दिन में 2 दिन में जमा करिए। ठीक है, कई बार 1-2 दिन देखा भी जाता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कोई चीज नहीं है। सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है, आप अपना कितना समय देकर और कितने दृढ़ संकल्प के माध्यम से सारी चीजों को समझते हैं। बाकी मुझे बड़ा अच्छा लगता है
कि आप लोग तमाम जगहों पर जुड़ने के बाद भी यहाँ पर अपना समय देते हैं, और मेरे मन में यही आता है कि वो समय आपका फालतू नहीं जाएगा, वो आपके लिए काफ़ी कुछ देने वाला है। तो इन्हीं बातों के साथ बातें लगातार हम करते रहेंगे। उम्मीद है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 एमपी के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को हमें कैसे कवर करना है, कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पर कम ध्यान देना है, कहाँ पर गंभीरता से पढ़ना है, कहाँ पर सतही तौर पर पढ़ना है, और क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।